नमस्कार। रेडियो मंथन 91.6 एफएम के सभी श्रोताओं और यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को आज के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे आप लोग पिछले 2 कार्यक्रम में देख चुके हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के बीच आप लोगों से ही क्वेश्चन आया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आनंद जी, आज के कार्यक्रम का आपको स्वागत है। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में जैसे हमारे दर्शकों का प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड टेक्निकल ना होके एक लेमेंस के व्यू से उनको जानना है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों का सवाल आया है लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले अपना एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा ERN कोड है 24225 यानी 24230। और ये जो वीडियो या जो प्रोग्राम चल रहा है ये एजुकेशन के पर्पज़ से है। इसको एक माने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आइडिया ना समझा जाए। ये एक आप लोगों को जानकारी देने के विषय से हम ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो उसके अब ये सवाल है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब समझिए कि आप म्यूचुअली कंट्रीब्यूटेड फंड है। जैसे सोच लीजिए कुछ एक सीमितताएं होती हैं हर आदमी की, मतलब किसी के पास पैसा कम होता है, किसी के पास नॉलेज कम होती है, किसी के पास ये दोनों होने के बाद टाइम कम होता है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटेड वे में डालते हैं। तो नॉर्मल वे में क्या होता है कि इन सब का समीकरण करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जिसको हम बोलते हैं, वो कई लोगों से पैसा लेती है एक कॉमन पर्पस के लिए। सोच लीजिए उन्होंने 2000 लोगों से 1 लाख रुपया या 10 हज़ार रुपया या 2 हज़ार रुपया जो भी, जिसका किसी ने 10,000, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5,000, कुछ भी एक लिमिट्स की हम बात करेंगे। सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से पैसा ले करके प्रोपोर्शनेटली उसको एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब ये इक्विटी का होता है, डेब्ट का होता है, मिक्स होता है, जैसा भी, जैसे हमने कैटेगरीज की बात की थी, किसी भी तरह से पर्पस वाइज होता है। एक लेमन की ज़रूरत के हिसाब से उसके कितने समय के लिए उसको चाहिए, वो इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर, वो जानकार है या नहीं, उसकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, इस तरह से अलग अलग तरह के फंड होते हैं। तो एक आदमी अगर चाहे तो छोटा से छोटा दो टर्म्स हमारे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं लमसम, एक हम बोलते हैं SIP। ये क्या होता है, ये दोनों समझने की बात है। हाँ, इस दोनों पॉइंट को अगर अपन कवर कर लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन कहाँ से शुरू हो रहा है, बैठता है या किस चीज़ में ये व्यक्तिगत तौर पर सही बैठेगा। ठीक है। तो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने बोला कि लॉन्ग टर्म SIP वगैरह होता है, तो मान लेते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं शुरू कहाँ से करूँ? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं। जी, बहुत सारे मिथ्स हैं। मतलब लोगों की धारणाएं गलत है। अच्छा। आपने बोला कि इट इज़ लॉन्ग टर्म, इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज़ गोल ओरिएंटेड। ये शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, 2 महीने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। पर वो फंड अलग होगा। सोचिए मेरे को 2 महीने के बाद मेरी एक सोचिए राशन किराने की दुकान है, 2 साल के बाद मुझे कुछ पेमेंट उसमें से निकालना है। सोचिए 2 साल मेरे बाद मेरी बेटी की शादी है या भतीजी की शादी है, कुछ भी है, और मुझे डेली बेसिस पे उसमें से पैसे निकालना। मेरा 10,000 15,000 रुपये का कुछ एक टर्नओवर है, तो मैं डेली बेसिस पे कम रिस्क वाले फंड या बिना रिस्क वाले फंड्स पे पैसा साइड करके मेरे गोल को ओरिएंट कर सकता हूँ डेली बेसिस पे। ओके। तो ये लॉन्ग टर्म वाला तो बात नहीं है। अच्छा। मैं 2 महीने के लिए भी कर सकता हूँ। अच्छा। अरे तो ये मिथ है कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। मेरा गोल, या मैंने बोला ना, वो पैसे का जो हमने जो गोल डिसाइड किया है उसके हिसाब से स्कीम्स या हमारा रिस्क डिपेंड करता है, रिस्क का जो हम मिक्सचर लेते हैं, वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपने बताया कि उसके टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, अपना सोच के हिसाब से कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं जब जाऊं तो किसके पास जाऊं, कहाँ से सीखूं, कैसे करूं। देखिए, सेबी रजिस्टर बहुत सारी साइट्स हैं, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं, हम लोगों को पूछ सकते हैं, और बेसिक आइडिया आप लोगों को इस तरह के प्रोग्राम से हो जाएगा। तो मिथ की जैसे बात करते हैं तो हम बहुत सारे मिथ्स और भी हैं कि भाई कितना अमाउंट, एग्जैक्ट, छोटे बंदे के लिए क्या, बड़े बंदे के लिए क्या।
तो अगर हम उस पॉइंट्स को कवर कर लें कि क्या क्या ज़रूरत होता है एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें आपका क्राइटेरिया कवर हो जाता है। तो उसको हम अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो जैसे लमसम हमने कहा जी, लमसम 5,000 रुपये से शुरू हो जाता है ओके, इन एनी फंड, राइट। कुछ सिक्स में तो थोड़ा कम भी है। SIP 500 रुपये महीने से शुरू होते हैं। ओके, कुछ माइक्रो SIP से होते हैं, 100 रुपये के भी हो जाते हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक, मतलब KYC जिसको KYC जब हम बोलते हैं जी जी कि जी, भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर ही होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उस पर। आप समझिए डीमेट में ही होना चाहिए, इस तरह की मिथ है। हाँ, सबके नॉलेज में यही है कि अगर एक डीमैट अकाउंट ना हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आप सोचिए कि अगर बंदा चाहे तो एक सिंपल सी KYC में उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आधार होता ही है जी, सिर्फ आधार के बेसिस पे करना चाहता है हम्म, तो एक माइक्रो SIP के साथ माइक्रो SIP के थ्रू से या माइक्रो अपन KYC बोलते हैं, आधार बेस्ड KYC। ओके, हाँ, उसमें एक लिमिटेशंस होते हैं कि 50,000 रुपये सालाना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अच्छा, विदाउट पैन कार्ड। ओके, पैन कार्ड या उसका KYC का मेरे को ये नहीं। देन अगर उससे ज़्यादा मैं नॉर्मल कैटेगरी में आता हूँ, जैसे 5,000 या 1,000 रुपये के SIP, 2,000 रुपये का इस टाइप के फंड्स, तो मुझे सिंपल 3 चीज़ें चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और मेरे पर्सनल डिटेल्स, अच्छा, जो कि मेरे द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। अच्छा, ओके, इसमें डीमेट की बात ही नहीं है। हाँ, अपना खुद के अकाउंट से ही अपने ट्रांजैक्ट कर सकते ये आज के दिन नॉर्मल चीजें हर किसी का है, हर किसी के पास है जी। तो ये मिथ है कि डीमेट अकाउंट कुछ एक फंड्स के लिए, कुछ माने पर्टिकुलर फंड्स के लिए चाहिए, जिसमें कि जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही लिए जाते हैं, अच्छा, उनके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी होता है। अदरवाइज उसका कोई कंपल्सन नहीं है। वो फंड्स भी आपको कभी कभी दोनों फॉर्म में अवेलेबल मिलते हैं। आप डीमेट के थ्रू से ETF कर सकते हैं, मार्केट के थ्रू से कर सकते हैं जी। तो ये खर्चे की बात है, अलग अलग लेवल का खर्चा होता है, कोई कैसा भी चाहे कर सकता किस हिसाब से भी कर सकता है। तो ये हो गया KYC के बारे में। अभी जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस हिसाब से प्लान करें, रिस्क कैसा रहेगा, एक लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना चाहिए। अब देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो मेरी ज़रूरत है जी, मेरा पैसा नहीं, ठीक है ना। मेरी ज़रूरत कितने दिन के बाद आने वाली है, वो अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ, वो बड़ा एनालिसिस होता है जी। और उसको और इसमें एक मेजर पार्ट रोल करता है क्योंकि मेरी जो इनकम आती है, जैसे हमने इनकम बात की थी, राइट, वो वाला चैप्टर इसमें थोड़ा सा काम आता है जी। कि भाई मेरे पैसे किस तरह से आने वाले हैं, मेरा जो कैश फ्लो है वो कैसा है, मंथली है, मैं वेजेस बेस पे काम करता हूँ, वीकली है, हाँ, राइट, या मैं कंसल्टेंट हूँ, आवरली है। ओके। तो मेरे पैसे का जो इनफ्लो है, मैं उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को करता हूँ और एक बैलेंस बनाता हूँ कि मैं कितना कितना पैसे कितने कितने समय पे या उसके अंतराल पे दे पाऊंगा। मैं एक साथ दे सकता हूँ। सोचिए मैंने कोई जमीन वमीन बेच दी, 2 साल के बाद मेरा काम है, तो वो पैसा एक मुश्त जाना है, जिसको हम लमसम बोलते हैं जी। तो उसकी प्लानिंग अलग होगी। मुझे अगर 2 साल के अंतराल में पैसा देना है तो उसकी एवरेजेस में को मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक। तो ये इसका इससे कोई लेन देन नहीं है कि बंदा छोटा है या बड़ा, उसकी प्लानिंग। आप एक बात को समझिए, सोचिए एक जैसे 4-5 लोग हैं, सबकी सैलरी 25,000, एक एग्जांपल लेते हैं। तो कैश रिच अगर बंदा करना चाहे तो उसका कंपैरिजन किस में होगा? ये जो 25,000 वाले लोग हैं, इसमें जो बेटर प्लानिंग करता है, ही विल बी ऑन अपर थंब, राइट। उसकी कंपैरिजन हम 1 लाख रुपए से नहीं कर सकते। तो हम एक जैसे अगर एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, मेरी कैटेगरी क्या है, इनकम की कैटेगरी, उसके हिसाब से मेरी प्लानिंग होती है, है ना। कई जगह में बेसिक एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सोच लीजिए 25,000 की तनख्वाह है, मियाँ बीवी और एक बच्चा, तो खर्चा उतना ही होना। वही सेम सिनेरियो, मियाँ बीवी एक बच्चा, इनकम 1 लाख, वो राशन में कितना खर्चा बढ़ा लेगा, रेंट में कितना बढ़ा लेगा, सेविंग्स के पैटर्न परसेंटेज बढ़ गए, राइट। तो ये फैमिली कंस्टिट्यूएंट या उसके डिपेंडेंट के अलावा उसका जो इनकम है वो उसको बताता है कि भाई हाँ कितना पैसा करना है, कितना जल्दी वो गोल तक पहुंच सकता है और कितने रिटर्न्स उसको मिलेंगे। बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात कही कि हर
आदमी का जरूरत अलग अलग होता है, और अलग जरूरत के लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अभी प्लान में आते हैं, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो सब समझते हैं, एसआईपी, वो क्या होता है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि उसमें कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है, उसके बारे में। सर देखिए, दोनों में फंड एक ही होता है जी। हमने जो फंड सेलेक्ट किया उसको अगर हम एक साथ पैसा डाल देते हैं तो उसको हम लमसम बोलते हैं जी। और पीरियडिकल्स में डालते हैं तो जैसे हमारे इनकम कैसी आ रही है, हमारा जो कैश फ्लो कैसे आ रहा है उसके साथ मैच करके डालते हैं, तो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोग मंथली को कंसिडर कर सकते हैं। इट कैन बी डेली, फोर्टनाइटली, मंथली, कभी कभी आप बाय मंथली भी कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार। ओके। इस तरह की बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अलग अलग फंड्स में। किसी फंड्स में इसका रेस्ट्रिक्शंस होता है, बट ज़्यादातर फंड्स में, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में मिल जाता है। तो मैं जैसा चाहूँ कि भाई मैं 2 महीने में एक बार देना चाहता हूँ जी। सोचिए, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करता हूँ, महीने के महीने बिल्स पास करना जरूरी मुश्किल है 2 महीने की एसआईपी कर लूँ जी। राइट। मेरे पास पैसा एक मुश्त आता है तो एक साथ आ जाता है, मैं उसको ले लूँ, उसको सिस्टमेटिक ट्रांसफर में किसी लिक्विड फंड में रख के उसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे, मेरे को एसआईपी का मजा भी लेना है, एवरेजिंग का, तो मैं उस तरह से कर सकता हूँ। तो लेमेंस के हिसाब से सोचेंगे तो 500 रुपये की भी एसआईपी शुरू होती है। तो जैसा हमने बताया कि इनकम के हिसाब से या कैश फ्लो के हिसाब से मैच करके अलग अलग गोल्स होते हैं, और उस हिसाब से अब आदमी कितने भी समय का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। स्कीम्स अलग अलग होती हैं जी। मतलब एक हिसाब से जैसे अपने बोले कि अपने एसआईपी 500 से चालू करके कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे अपना इनकम है उसी हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकते हैं। इनकम और कैश फ्लो भी एक पार्ट होता है। जी जी, वही कैश फ्लो मतलब महीने में मिल रहा है, हफ्ता भर में मिल रहा है, या 2 महीने में मिल रहा है, उसी हिसाब से। बहुत, या मैं रोज कब की कर सकता हूँ। जी जी, डेली एसआईपी। तो बहुत सुंदर हिसाब से आप समझा दिए। अभी इसमें बोलते हैं जैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड अगर आप कर रहे हैं जी, आप तो डायरेक्टली भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज़ों के अभाव में लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। एक, उनके पास में पैसा, एक नंबर पे पैसा कम होता है। जी। अब समझिए एक बड़े शेयर जैसे, या कोई बड़े शेयर्स का दाम जिसका कि सोच लीजिए 40-50 हज़ार रुपये का दाम है, मैं 2,000 रुपये महीने से खरीदना चाहता हूँ, खरीद पाऊंगा क्या? नहीं। लेकिन एक पोर्टफोलियो, सोच लीजिए 50 करोड़ का कि 100 करोड़ का एक पोर्टफोलियो या 200 करोड़ का एक पोर्टफोलियो है, किसी में 2,000 लगाया, किसी ने 2 लाख, कोई 20 लाख, वो पोर्टफोलियो अगर चाहे तो शेयर्स को खरीद सकता है ना। यस, एग्जैक्टली, राइट। और उसके रिटर्न को पैसे के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से एलोकेट कर सकता है, राइट, एनएवी के बेसिस पे। तो इसको अपन इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बोलता है जी। ये एक हमारा अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये एक एडवांटेज हो गया म्यूचुअल फंड का। देन प्रोफेशनली मैनेज, पहला पॉइंट हमने बोला था पैसा, दूसरा बोला था एजुकेशन, राइट, ठीक ठीक, और तीसरा बोल रहे था टाइमिंग या एजुकेशन। बस मेरे धंधे में ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ बट मेरा जो पैसा पार्किंग है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से मेरे को थोड़ा अच्छा रिटर्न दे, ये मैं चाहता हूँ, राइट। हाँ, सबका वही सोच तो वही होता है। हाँ, मैं जो कमाई कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है जी, लेकिन जो मैं पैसा बचा रहा हूँ, कहीं पे सेव कर रहा हूँ, एसेट क्लास में मेरे को ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला है, उसके लिए मेरे को टाइमिंग चाहिए, वो मैं दे नहीं पाता हूँ, तो आई हायर आउट प्रोफेशनल्स। तो ये एक तरह का हायर आउट पॉलिसी है। समझ लीजिए हमने किसी एएमसी को दिया, तो एएमसी के पास प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके एनालिस्ट होते हैं, कितने टाइम से उसको पैसे में, मतलब किस कंपनी में बने रहना है, निकलना है, उसका एक थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है जी। एक तरह से कहा जाए कि हम अपना रिस्क उनको दे दिए, वो अपने हिसाब से चला के एक अच्छा सा रिटर्न सोच के। नहीं, रिस्क ऑलवेज हमारा होता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करने का तरीका उनका बेटर होता है। जी जी जी, जनरली हैशटैग रहता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो रहता है हर जगह। राइट 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 राइट। तो ये हमने दूसरा पॉइंट कवर किया, टाइम होराइजन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे हमने बोला कि अब सोचिए मेरे पास में सोच लीजिए 10 करोड़ रुपया भी है, लेकिन एक कंपनी 7,000-8,000 कंपनी को एनालिसिस करना, डेटा, बहुत सारे एसेट्स के ऊपर में, डेट्स के ऊपर में डेटा एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर रखना, आदमी रखना, पॉसिबल नहीं। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी जी जी। तो ये सारा चीज का खर्चा एक ही आदमी पे पड़े, हाँ, या उसी खर्चे में बड़ा अमाउंट
ओके। तो मेरे पास जो प्रोपोर्शनेट खर्चा है, हम्म। जिसको कि हम TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, हम्म। वो सेबी इसको गाइडलाइंस पे ले लेती है। ओके। तो मेरे खर्चे कम हो जाते हैं इंडिविजुअल हाँ। से। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू से जाता हूँ तो मेरे जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। जी तो वो ये एक है। तो मैंने तीनों चीज़ें कवर की, जी। है ना। हमने हमारा रिस्क कवर किया, हमने हमारा प्रोफेशनल हायरकी कवर किया, देन हमारा अफोर्डेबिलिटी जी भी, छोटे अमाउंट से भी मैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स का मजा, जी बड़े इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स का मजा मजा ले सकते हैं बस। That's the point. तो और उसको चल के जैसे एफोर्डेबिलिटी कहा जाता है, कौन कैसे कर सकता है, मतलब किस हिसाब से अपने अफोर्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अफोर्डेबिलिटी बोलने से मैंने आपको जैसे समझाया था कि भाई वो 2,000 रुपये में लेकर के भी आदमी कर सकता है। जी। अब सोचिए, एक आप समझ के देखिए, एक 15 साल का बच्चा वो भी कर सकता है, ठीक, राइट। वो जो माइनर्स की SIP हम बोलते हैं, आजकल माइनर्स के बैंक अकाउंट खोलते हैं, खुलता है। राइट। सोचिए वो छोटी सी ट्यूशन की इनकम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। या पार्ट टाइम किसी के साथ में हाँ, कुछ भी कर रहा है, चाइल्ड के हिसाब से नहीं, बट चाइल्ड लेबर के हिसाब से नहीं, बट प्रोफेशनली कुछ कर रहा है, कहीं पर इन्वॉल्व है, उसका कुछ रेम्युनरेशंस भी आ रहा है। राइट। सब्जेक्ट टू उसका रेम्युनरेशन वो उसको इन्वॉल्व करना चाहता है। Exactly. पेरेंट्स के साथ में दुकान में बैठा है जैसे, तो पेरेंट्स उसको कुछ स्टाइपेंड दे देते हैं, हाँ, है ना, जी। उसको पॉकेट मनी मिल जाती है। उसमें से भी अगर वो चाहे तो एक प्रॉपर प्लानिंग करता है, दैट इज ऑल्सो प्लानिंग। यस, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये वाला मैटर तो है ही नहीं कि कौन सा बंदा कर सकता है ना, एनीबडी कैन डू। मतलब यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन हट गया, एनीबडी कैन डू, राइट, ओके, है ना। बस सब्जेक्ट टू वो एक इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को मेंटेन कर पाए। जी। तो और उसके बाद में एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपन रेगुलेशंस का। जैसे अपन खुद से अगर यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियों का फ्रॉड्स का, इसका उसका सुना है ना, सब जगह होता है जी। तो उसको गाइडलाइंस को उसको मार्कआउट करने के लिए सेबी का एक बहुत स्ट्रिंजेंट नियम्स होते हैं, ओके, जो कि म्यूचुअल फंड में 100% मतलब माने जाते हैं। गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। जी। तो रेगुलेशन वाली जो पार्ट है ना, वो इसका सबसे सॉलिड है म्यूचुअल फंड्स, राइट। इसमें मैनिपुलेशन से या इस तरह की जो भी टर्म्स होते हैं, उस तरह की चीज़ों का रोल कम है। आप समझिए, इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो गया, या एजेंट्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो गया, या एक्सपेंस रेशियो का मैनेजमेंट हो गया, सब चीज से भी अच्छे से रेगुलेट करता है। तो अब तो एक हिसाब से सोचा जाए तो डायरेक्टली जैसे शेयर इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, उससे यहाँ पर रिस्क कम रहता है, रिस्क स्प्रेडेड हो जाता है। ओके। अब स्प्रेडिंग की बात आती है जी। तो स्प्रेडिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्प्रेडिंग क्या होता है, आप समझ लीजिए 200 कंपनियों में मैंने शेयर्स में का एक यूनिवर्स पकड़ा, AMC ने, उसमें से उन्होंने 30 या 40 कंपनियां छांटी, उनमें पैसा लगाया। एक कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया होगा, वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8%, वो पैसा आधा हो जाता है उस कंपनी का। सोच लीजिए, बाय एनी मीन उनका कंट्रोल नहीं आया। सोचिए एक एग्जांपल, टोटल पोर्टफोलियो में कितना असर आया, 4% का बस। बाकी जो 30 कंपनियां हैं, वो अगर आधा % का भी रिटर्न देती हैं तो भी रिटर्न पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? 100% पॉजिटिव होगा। Exactly. That's the point. तो स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क हो जाता है। एक जगह में हमारा रिस्क कंसोलिडेट नहीं होकर के वो स्प्रेड हो जाता है। तो एक जगह से अगर नुकसान भी होता है तो दूसरे जगह से भरपाई होने के चांसेस होता है, तो वो स्प्रेड हो जाता है। तो चलिए, अभी कार्यक्रम में एंड तक अपने पहुंच गए हैं, तो जाते जाते कुछ एक टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। एक पॉइंट, एक एडवांटेज पॉइंट पे हम टैक्स का कंसिडरेशन छोड़ रहे हैं। ओके, तो वो मैं इसके लिए अगर है, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें ऐड करने के लिए एज अ बेनिफिट्स और एडवांटेज म्यूचुअल फंड में हम टैक्स को एज अ पार्ट ले सकते हैं। जैसे ATC में हम लोगों को 1.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है जी। तो सबसे कम लॉकिंग पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट यही है, 3 साल। आप ATC में कोई भी दूसरी चीजें करते हैं वो 5 साल 7 साल इस तरह से है। नहीं, इसके ऊपर तो और एक एपिसोड हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनका यही बोलना है कि टैक्स सेविंग के ऊपर भी एक एपिसोड करना है। तो आज के कार्यक्रम में आपने इतने सारे ज्ञान दिए, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ बात की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे जो बोले हुए शब्द हैं आप लोगों को समझ में आए हों।
नहीं हो तो आप मुझसे डिटेल लेकर के बातें इस बारे में बातें कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम उसको आंसर करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस कार्यक्रम में आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी विषय के ऊपर आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए। हम उसी के ऊपर फिर से कार्यक्रम करने का कोशिश करेंगे। कार्यक्रम देखें, सुनें और रेडियो मंथन के साथ जुड़े रहें। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।